जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सीरीज में आप सबों ने देखा टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड के लगभग 40 प्रश्नों को हल करने का हमने प्रयास किया था और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम पार्ट 5 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 41 से 50 तक के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा जो पहला प्रश्न है दिया गया है कि यदि f(x) बराबर x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि चूंकि जो x के जगह पर 1 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रख देते हैं। तो अगर यहाँ भी 1 रख दें तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुने 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं यदि 1 का पावर हम कितना भी लगा दें तो उसका जो वैल्यू होता है 1 ही रहता है, और इस प्रकार हमारे 1 का पावर 3 का वैल्यू भी 1 ही होगा। माइनस 5 माइनस यहाँ अगर हम 5 लिख दें और गुना 1 का पावर 2 का वैल्यू भी 1 ही होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2, इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो हमारा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी, तो 2 2 4 1 5। इस प्रकार यदि हम 5 और माइनस 5 करें तो इस सवाल का जो जवाब होता है 0 हो जाता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जवाब होता है ऑप्शन ए है, 0 दिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है 0.7 का ऊपर रेकरिंग दिया गया है, और इस प्रश्न का जो जवाब है आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो, दशमलव में हो, तो उसे हल करते समय हम उसके बट्टा में 9 लगाते हैं, और इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0। आपको हम बता दें कि इस दुनिया में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं तो 8 का भी वैल्यू 1 होगा, 8 का पावर 0 का वैल्यू, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, और इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब होगा 1 होगा, और ये जो आंसर है ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा जो अगला सवाल है यहाँ दिया गया है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लौसा बताना है आपको। लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है। तो यदि हम एक उदाहरण के तौर पे देखें कि यदि 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं और इनके लौसा को हम निकालने का प्रयास करें, तो चूंकि किसी अन्य संख्या से तो भाग लगेगा नहीं इसमें, इस प्रकार इन दोनों को जैसे हम गुना करते हैं तो 3 5 15 हो जाता है। उसी प्रकार यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो और इनका यदि हम लौसा निकालने का प्रयास करें तो इन दोनों को हम गुना करते हैं। इस प्रकार हमारा जो इसका जवाब आता है ए गुने बी यानी ए बी आता है, और हमारे इस दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। हम इस प्रकार अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें अभाज्य संख्या कौन है। हम आपको बता दें कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका परिभाषा कहता है कि वैसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल 2 ही संख्या भाग लगा सके, उसमें भी वह संख्या एक खुद हो और दूसरा एक 1 हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम अपने ऑप्शन ए पर बात करें तो जो 15 है ये 5 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा और ये 1 से भी कटेगा, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जवाब ये नहीं हो पाएगा। हम ऑप्शन बी का अगर बात करें तो जो हमारा 23 है इसे 1 भाग लगा सकता है और 23 ही भाग लगा सकता है, इसके अलावा बाकी कोई संख्या इसे भाग नहीं लगा सकती हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन फिर भी हम अपने अगले ऑप्शन को रुख करते हैं और देखते हैं कि 12 आखिर क्यों नहीं होगा। तो चूंकि 12 1 से भी कट सकता है,
2 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, ये 4 से भी कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है। इससे बहुत सारी संख्याएं काट सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। यदि 75 का भी बात करें तो 75 आप जानते हैं 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा। इस प्रकार इसमें भी बहुत सी संख्याएं भाग लगा रही हैं और अभाज्य कहता है कि केवल 2 ही संख्याएं भाग लगा सकती हूं, तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, आपको बताना है कि जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो आप जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है वो रूट के अंदर से बाहर निकल जाता है, जबकि जो अपरिमेय संख्या होता है वो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें रूट नहीं रहेगा। यदि हम इस ऑप्शन ए का बात करें तो हमारा रूट 3 बाहर ही नहीं निकलेगा, इसलिए तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी का बात करें तो रूट 5 भी बाहर नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ देखें तो रूट 3 से रूट 3 कट जा रहा है, इस प्रकार हमारा यहाँ 2 बच रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ही आंसर होगा, जो कि परिमेय संख्या होगा। यदि रूट 6 का भी बात करें तो यह भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार हमारा जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी दिया गया है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा यानी कि 65m-117 के रूप का है, तो आपको m का मान बताना है, यानी 65 और 117 का मौसा आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा मौसा निकालने का जो विधि है, हम मौसा अपने 2 विधियों से हम निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम भाग विधि से इसको निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए 117 में हम भाग लगा दें 65 से, तो अगर हम 2 बार इसको पहरा पढ़े तो 130 हो जाता है, तो हम एक ही बार में ले जाएंगे। तो अगर इसको हम एक बार में ले जाएं तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ चूँकि यहाँ बच जाएगा 5, यानी 6 5 11, इसमें से 2। फिर यहाँ हम 65 लेके आते हैं, तो इस पर फिर एक ही बार में जाता है 52। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 3 आता है और यहाँ आपको आ जाता है 1, और यहाँ फिर हम अगर 52 को लेके आ जाते हैं तो 13 चौका 52, यानी कि टोटली ये 52 कट जाता है 13 से। इस प्रकार हमारे इस जो 65 और 117 का जो मौसा होता है वो होता है 13। और यहाँ जो दिया गया है कि जो इसका जो मौसा है ये 65m यानी 65m-117 के रूप का है। इस प्रकार यदि चूँकि ये जो इसका मौसा के बराबर में हम मौसा को कर देते हैं, तो हमारा जो 117 है जाके इधर प्लस में हो जाता है, और इस प्रकार 13 आप प्लस 117 हो जाता है, और इन दोनों को अगर जोड़े तो 130 हो जाता है। तो 65m बराबर 130। इस प्रकार यदि इस 65 से 130 को काट दे तो 2 मरतबा कटता है, और हमारा जो m बराबर 2 होता है इस सवाल का सही जवाब। और इस प्रकार ऑप्शन बी में जो दिया गया है इस सवाल का जो सही ऑप्शन है। और फिर इस प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का आपको अनुपात बताना है, यानी 2, 10 और 20, और इनका लौसा भी आपको निकालना है, मौसा भी निकालना है, और उसका अनुपात भी आपको बताना है। तो हम आपको बता दें, यदि हम इसे गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करते हैं तो इसे हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं। और हम यदि इसके मौसा का पहले बात करते हैं, और यहाँ जो मौसा है, हमारा जो मौसा कहता है कि इसे मिलाएंगे और जो सब में मिलेगा उसे ही हम लिखेंगे। तो हम देखिए यहाँ 2, 2, 2 इन तीनों में मिल रहा है, इस प्रकार यहाँ 2 हो गया, 1, 1, 1 इन तीनों में मिल रहा है। ऐसे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लिख देंगे तो उससे कोई घाटा भी नहीं है। 1, 1, 1 मिल भी रहा है, उसको भी लिख देंगे। इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा, यानी मौसा जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो 5, 5 2 में मिल रहा है, जबकि मौसा कहता है कि तीनों में मिलना चाहिए।
इस प्रकार यदि हम इसके लॉसा का बात करें तो देखिए लॉसा कहता है कि पहले मिलाइए, यानी जिसमें मिलेगा, यानी तीनों में जो मिलेगा पहले उनको लिखिए। तो तीनों में 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर कहता है कि 2 गो में भी मिलाइए, तो हम 2 गो में देख रहे थे यहाँ 5 है, यहाँ भी, तो इन दोनों 5 में से हम एक 5 को यहाँ लिख देंगे। और फिर जो नहीं मिले उसे भी ले लेना है, तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, उसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस प्रकार हमारा 2 5 10 दूनी का 20 हो जाता है। तो हमारा जो लॉसा होता है 20 होता है। और यहाँ लॉसा और मौसा का अनुपात आपको बताना है। एक साइड हो जाता है लॉसा, अनुपात एक साइड हो जाता है मौसा। तो लॉसा और मौसा का अनुपात आपको बताना है। तो जो आपका लॉसा है वो 20 आया है, और जो आपका मौसा है वो 2 आया है, और इनका अनुपात निकाल दिया जाए तो इस प्रकार जो इसका आंसर होता है 10:1 आता है। और हमारे इस जो प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन बी में दिया गया है 10:1। यहाँ चूँकि देखिए 1:10 भी दिया गया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ये मौसा अनुपात लॉसा, अगर मौसा और लॉसा का अनुपात का होता तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन ए होता। चूँकि यहाँ पे लॉसा और मौसा का अनुपात कहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बी होगा 10:1। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। क्योंकि देखिए भाज्य कहता है कि वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे जिसमें 2 से अधिक संख्याएं भाग लगा सकें। तो 4 ही वह सबसे छोटी है जिसमें 2 भी भाग लगाएगा, 1 भी लगाएगा और 4 भी लगाएगा, यानी 3 संख्या भाग लगा रही हैं। और अभाज्य कहता है कि वैसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 ही संख्या भाग लगा सके। तो जो 2 है हमारा सबसे छोटा, जिसमें 1 भी भाग लगाएगा और 2 भी भाग लगाएगा। जो 1 संख्या है इसको ना हम भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य कहेंगे, क्योंकि इसका केवल और केवल एक गुणनखंड है, और वह स्वयं खुद है, 1 है। इस प्रकार हम यदि इस दोनों के क्या दिया गया आपको मौसा निकालना है, सबसे छोटी का क्या निकालना है मौसा। तो मौसा का बात करें तो हमने अभी आपको समझाया कि इन्हें अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर इसको हम 2 गुने 1 लिखते हैं। और जो मौसा हमारा कहता है कि जो सब में मिले, तो यहाँ 2 2 मिल रहा है तो 1 2 हो जाता है, 1 1 भी मिल रहा है तो गुना 1 1, यानी इस प्रकार हमारे जो सवाल का जवाब होता है 2 होता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो प्रश्न है अंतिम है। यहाँ दिया गया है 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी लगातार का बात कहा गया है। लगातार यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, यानी जो संख्याएं हैं ये लगातार हैं। यदि हम मान लीजिए 3 4 को ले लें, या हम 1 2 को ले लें, या हम 4 5 को ले लें, या 5 6 को ले लें, यही संख्याएं जो लगातार हैं इनका आपको बताना है मौसा। इनका मौसा आपको बताना है। यदि मान लेते हैं कि हम 2 और 3 को ही लेते हैं, तो 3 में हम लगाते हैं भाग 2 से, तो 2 एकम 2 हो जाता है, 1 बचता है, और फिर यहाँ 2 आता है तो 1 का पहाड़ा में 2 मरतबे कट जाता है। और इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब होता है 1 होता है, और इसका जो जवाब है ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी के साथ हमारा यह सीरीज समाप्त होता है। फिर हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।